नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बुद्धि से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जिन प्रश्नों को समझाने लायक होगा उन प्रश्नों को समझाया भी जाएगा, बारीकी से समझाया जाएगा। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें बताना है कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो साथ में अभी तक दोस्तों हमने जितने भी हस्तलिखित वीडियो बनाई हैं उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि उन वीडियो में जो प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं को लिया गया है। तो सभी वीडियो आप देख लीजिएगा हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उन सभी वीडियो को 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। 30 के 30 ही दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं, चाहे वो सीटेट एग्जाम हो या फिर एमपीटीएट एग्जाम हो, सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो आपको स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है और अंत में वीडियो को शेयर कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करे बगैर यहाँ से नहीं जाना है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है बुद्धि से संबंधित। बुद्धिलब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? बीने के द्वारा, स्टर्न के द्वारा, टर्मन के द्वारा या फिर गेल्टान के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बीने के द्वारा। याद रखिएगा, जो बुद्धिलब्धि या फिर आईक्यू की अवधारणा दी गई थी वो बीने के द्वारा दी गई थी। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि बुद्धि से जो संबंधित प्रश्न हैं वो थोड़े से ही शब्द के हेरफेर में उसका आंसर बदल जाता है। तो यहाँ पर आपको प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आप आंसर सोचना है कि इसका आंसर क्या होगा। सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया, इसके बारे में पूछा गया है। गाल्टन, टर्मन, स्टर्न या फिर बीने। तो राइट आंसर होगा हमारा गाल्टन। याद रखिएगा, गाल्टन ने 1885 में सर्वप्रथम इंग्लैंड के कहाँ के रहने वाले थे? ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। फ्रांसिस गाल्टन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। देखिए यहाँ पर 2 से 3 प्रश्न बन रहे हैं। कब किया था? तो 1885 में किया था। कहाँ के रहने वाले थे? तो ये इंग्लैंड के रहने वाले थे और इन्होंने सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था गाल्टन ने। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, 1912 में सर्वप्रथम किसके द्वारा बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया? यहाँ पर 1912 में देखिए सन भी दिया गया है, तो आपको बताना है कि इस सन में सर्वप्रथम किसके द्वारा बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया? गाल्टन और बीने, स्टर्न और कोल्हेमान, केटल और स्टर्न या फिर टर्मन और गाल्टन। यहाँ पर यह प्रश्न मैंने कुछ दिन पहले ही पूछा था, तो 11% लोगों ने ही इसका आंसर सही दिया था, बाकी 89% लोगों ने इसका आंसर गलत दिया था। तो यहाँ पर सबसे पहले आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसमें मैंने सिर्फ 3 प्रश्न लिखे हैं और तीनों प्रश्नों को आसान भाषा में समझाया है। उसकी लिंक आपको यहाँ पर आई बटन पर देखने को मिलेगी, या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा स्टर्न और कुल्हेमान। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्टर्न और कुल्हेमान ने 1912 में सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे बताएंगे कि सर इसका आंसर तो टर्मन होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, टर्मन ने 1916 में सूत्र को संशोधित किया था, ना कि बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था। 1912 में सर्वप्रथम स्टर्न और कुल्हेमान ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था। कौन सा सूत्र दिया था इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, इन्होंने जो सूत्र दिया था बुद्धि लब्धि का, वो दिया था मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। याद रखिएगा, सिर्फ इन्होंने मानसिक आयु और वास्तविक आयु सूत्र दिया था 1912 में। किसने? स्टर्न और कुल्हेमान ने। फिर 1916 में जो टर्मन है दोस्तों, इन्होंने सूत्र को संशोधित कर दिया। और कौन सा सूत्र दिया? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ये सूत्र को संशोधित किया था टर्मन ने 1916 में। इस प्रकार का प्रश्न आगे आएगा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। यदि बुद्धि लब्धि का सूत्र पूछे सर्वप्रथम 1912 में, यदि 1912 भी नहीं दे और डायरेक्टली पूछे कि सर्वप्रथम किसके द्वारा बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया, तो वो है स्टर्न और कुल्हेमान, ना कि टर्मन। टर्मन ने सिर्फ सूत्र को संशोधित किया था, ना कि बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसने 1890 में मानसिक परीक्षण का प्रयोग किया? इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर सन भी दिया हुआ है। किसने 1890 में मानसिक परीक्षण का प्रयोग किया? बीने ने, गाल्टन ने, स्टर्न ने या फिर केटल ने। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा केटल ने। याद रखिएगा, 1890 में केटल ने मानसिक परीक्षण का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा? डी वाला होगा। और 1890 में ही केटल ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में मेंटल टेस्ट एंड मैनेजमेंट
यानी कि कह सकते हैं हिंदी में मानसिक परीक्षण एवं मापन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था और इसी पुस्तक में इन्होंने मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग भी किया था। तो ये याद आपको रखना है कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी, मेंटल टेस्ट एंड मैनेजमेंट, यानी कि मानसिक परीक्षण एवं मापन पुस्तक का इन्होंने प्रकाशन किया था 1890 में, जिसमें जिक्र किया था इन्होंने मानसिक परीक्षण शब्द का। तो राइट आंसर हमारा कौन सा होगा यहाँ पर, फोर्थ वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। मैं फिर आपको बता देता हूँ, कुछ शब्दों के हेरफेर में ही यहाँ पर आंसर बदल सकते हैं, तो आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर आप आकलन कर सकते हैं। यदि इस तरीके से 30 प्रश्न आपके सामने आएंगे तो आप उसमें कितने नंबर ला सकते हैं। तो पूछा गया है प्रश्न में कि बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया। इंपोर्टेंट है, अल्फ्रेड बीने ने किया, स्टेनबर्ग ने किया, वेस्लर ने किया या फिर J.M. केटल ने किया। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर अल्फ्रेड बीने। याद रखिएगा, अल्फ्रेड बीने ने 1905 में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण बीने साइमन बुद्धि परीक्षण तैयार किया। याद रखिएगा, कौन सा परीक्षण तैयार किया था इन्होंने, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। कब किया था, 1905 में। किसने किया था, अल्फ्रेड बीने ने। देखिए यहाँ पर 3 प्रश्न बन रहे हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। एक बार फिर दोहरा देता हूँ, अल्फ्रेड बीने ने 1905 में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण बीने साइमन बुद्धि परीक्षण तैयार किया। तो याद रखिएगा इन तीनों प्रश्नों को। चलिए अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है। यहाँ पर आपको प्रारंभ में बताना है इन्होंने कितने तत्वों को सम्मिलित किया है। देखिए इसकी मैं आपको छोटी सी जानकारी दूंगा, ध्यान से सुनिएगा जानकारी को क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर राइट आंसर तो हमारा 120 होगा। 120 दिया था, किस प्रकार दिया था इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखिए बुद्धि संरचना का जो सिद्धांत दिया है वो गिलफोर्ड द्वारा दिया गया है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। गिलफोर्ड द्वारा जो प्रतिपादित बौद्धिक संरचना का मॉडल है ये किसके द्वारा दिया गया था, ये गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था। यदि प्रश्न में पूछे तो आपको याद होना चाहिए। गिलफोर्ड के सिद्धांत को त्रिविमीय सिद्धांत या फिर बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो गिलफोर्ड के सिद्धांत को त्रिविमीय और बुद्धि संरचना के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और उन्हें जो बुद्धि के कितने भाग बताए हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, तो याद रखिएगा इन्होंने बुद्धि के 3 भाग बताए हैं। गिलफोर्ड ने बुद्धि के 3 भाग बताए हैं, कौन कौन से, या फिर 3 भागों में बांटा है, सक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन। याद रखिएगा ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, सक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन। देखिए सक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन में भी इन्होंने अलग अलग भाग बताए, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तभी आपको पता चलेगा कि 120 जो तत्व हैं वो किस प्रकार आए हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर सक्रिया के बारे में बात करेंगे। गिलफोर्ड ने सक्रियता के आधार पर मानसिक क्षमताओं को 5 भागों में बांटा। देखिए सक्रियता के आधार पर पूछे तो इन्होंने 5 भागों में बांटा है। कौन कौन से, मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति और संज्ञान। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से सक्रियता के आधार पर बांटा है, कौन से विषय वस्तु के आधार पर बांटा है और कौन सा उत्पादन के आधार पर बांटा है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको आगे मिलेंगे। तो यहाँ पर फिर से मैं दोहरा देता हूँ, जो सक्रियता है दोस्तों इसके आधार पर इन्होंने 5 भागों में बांटा है, मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति और संज्ञान। अब बात करते हैं विषय वस्तु की। देखिए विषय वस्तु के बारे में हम बात करें तो इन्होंने 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में। कौन कौन से, आकृति अंतर्वस्तु, प्रतीकात्मक अंतर्वस्तु, तीसरा है शाब्दिक अंतर्वस्तु और चौथा है व्यवहारिक अंतर्वस्तु। इन्होंने 4 भागों में बांटा है विषय वस्तु को, और उत्पादन को इन्होंने 6 भागों में बांटा है। याद रखिएगा सक्रियता को इन्होंने 5 भागों में बांटा है, विषय वस्तु को 4 भागों में बांटा है और उत्पादन को 6 भागों में बांटा। अब 6 भाग कौन कौन से हैं, इकाई, वर्ग, संबंध, पद्धतियाँ, रूपांतरण और आशय। ये 6 भाग है। देखिए अब 120 कैसे हुए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सक्रियता को मैंने आपको बताया कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में बांटा है। ठीक है, विषय वस्तु को कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है, और उत्पादन को कितने भागों में बांटा है, 6 भागों में बांटा है। यदि हम इसका गुणा करें तो कितना होगा, 5 चौको 20 और 20 छंके कितने होते हैं, 120। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना आएगा, यहाँ पर 120 आएगा। और इन्होंने 120 तत्वों को सम्मिलित किया है इनके मॉडल में। तो याद रखिएगा यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, बी वाला होगा। जो मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।
बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? इंपोर्टेंट हैं। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक के बारे में पूछा गया है। केटल है, थॉर्नडाइक है, वर्नन है या फिर स्किनर है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा केटल। केटल यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक केटल थे और इन्होंने दो प्रकार की सामान्य बुद्धि का वर्णन किया है। पहली है फ्लूइड और दूसरी है क्रिस्टलाइज्ड। तो याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, बुद्धि परीक्षणों का उपयोग किया जाता है सामान्य अधिगम तत्परता मापन के लिए, मानसिक स्वास्थ्य पहचानने के लिए, शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन के लिए या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। याद रखिएगा, जो बुद्धि परीक्षण का उपयोग किया जाता है वो सामान्य अधिगम तत्परता मापन के लिए भी किया जाता है, मानसिक स्वास्थ्य पहचानने के लिए भी किया जाता है और शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला होगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? यहाँ पर मैं बुद्धि के सिद्धांत के बारे में आपको बताऊंगा। कौन कौन से बुद्धि के सिद्धांत हैं उनको आपको याद रखना है। तो यहाँ पर बुद्धि का सिद्धांत कौन सा नहीं है इसके बारे में पूछा गया है। एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत या फिर बहुतत्व सिद्धांत? तो राइट आंसर होगा प्रत्यागमन का सिद्धांत। यहाँ सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत और बहुतत्व सिद्धांत ये तीनों ही बुद्धि के सिद्धांत हैं। और कौन कौन से सिद्धांत होते हैं बुद्धि के उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जरूरी नहीं यहाँ पर एक तत्व, द्वितत्व और बहुतत्व ही दे, और भी जो बुद्धि के सिद्धांत हैं उनके बारे में विकल्प में दिया जा सकता है। तो यहाँ पर इनके जो प्रतिपादक है वो कौन कौन है उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा तो आपको ध्यान देना है। यदि बुद्धि के जितने भी सिद्धांत हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए बुद्धि का एक कारक सिद्धांत जिसके प्रतिपादक है अल्फ्रेड बिने जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। द्विकारक सिद्धांत इसके प्रतिपादक है स्पीयरमैन जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे। यहाँ पर एक फ़ोटो क्लिक करके भी मैं आपको यहाँ पर लगा दूंगा तो आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन है जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे और इन्होंने ही बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया जो कि अमेरिका के हैं। समूहकारक सिद्धांत थ्रस्टन द्वारा दिया गया, ये भी अमेरिका के वैज्ञानिक है। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत ये थॉमसन द्वारा दिया गया, ये अमेरिका के वैज्ञानिक है। बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत इसके प्रतिपादक सीरियल बर्ट तथा वर्नन दोनों हैं। ब्लूम का बुद्धि का सिद्धांत की बात करें तो ये ब्लूम द्वारा दिया गया जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक है। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, देखिए यहाँ पर त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन द्वारा दिया गया था और त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया था जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक थे। याद रखिएगा त्रिकारक और त्रिआयामी दोनों अलग अलग सिद्धांत हैं जो कि अलग अलग वैज्ञानिक द्वारा दिए गए हैं। यहाँ पर एक इसकी मैंने शानदार ट्रिक भी बनाई है, जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी ने उसको देखा होगा। तकरीबन उसको 1.5 से 2 लाख जो विद्यार्थी देख चुके हैं। उस ट्रिक को आप आसानी से वहाँ पर समझ सकेंगे कि बुद्धि के जितने भी सिद्धांत हैं उसको मैंने एक आसान भाषा में समझाया है, आसान ट्रिक के साथ समझाया है। यदि उसको नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। जो मैं सिद्धांत बता रहा हूँ इनको देखने की जरूरत ही आपको नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर बुद्धि का का तथा बुद्धि का खा जो सिद्धांत है वो हेब द्वारा दिया गया है। त्रितंत्र त्रिचापी सिद्धांत, यहाँ पर मैं फिर आपको बता रहा हूँ। यदि त्रिकारक के बारे में पूछे तो वो स्पीयरमैन द्वारा दिया गया है। त्रिआयामी सिद्धांत के बारे में पूछे तो गिलफोर्ड द्वारा दिया गया है। और त्रितंत्र या फिर त्रिचापी सिद्धांत के बारे में पूछे तो वो रॉबर्ट स्टनबर्ग द्वारा दिया गया है जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जेन पियाजे हैं जो कि स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक है। तरल ठोस या फिर धारा प्रवाह सिद्धांत इसके जो प्रतिपादक है वो आर.बी. केटल है। और बहुबुद्धि सिद्धांत जिसके प्रतिपादक गार्डन है जो कि अमेरिका के वैज्ञानिक है। जो भी मैंने आपको सिद्धांत बताए हैं वो सभी बुद्धि के सिद्धांत हैं। इसकी मैंने एक शानदार ट्रिक बनाई है, उसको आप देख लीजिएगा जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इन सभी सिद्धांतों को आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारक की संख्या है कितनी है? थोड़ी देर पहले हमने इसका जिक्र किया था, 90 हैं, 110 है, 135 है या फिर 120 है। तो राइट आंसर होगा हमारा 120। याद रखिएगा बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार जो बुद्धि के कारक की संख्या होगी वो 120 होगी, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले आपको डिटेल में बता चुका हूँ। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा
75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु होगी। अब मानसिक आयु कैसे ज्ञात करेंगे? हम बुद्धिलब्धि का जो सूत्र है उसी के द्वारा हम मानसिक आयु ज्ञात करेंगे। बुद्धिलब्धि का सूत्र आप सभी को पता होगा, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। हम इसी से ही, इस सूत्र से ही मानसिक आयु ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर बुद्धिलब्धि, तो बुद्धिलब्धि हमें दे रखी कितनी है? 75, तो यहाँ पर हम 75 लिख देंगे, बराबर मानसिक आयु हमें ज्ञात करना है तो हम यहाँ पर मानसिक आयु को क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। वास्तविक आयु यहाँ पर हमें 16 वर्ष दी गई है तो 16 लिख देंगे, और इंटू यहाँ पर क्या करेंगे? हम 100 लिख देंगे। थोड़ा सा जगह की कमी है तो आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो 75 बराबर 1/16 इंटू 100, तो जहाँ पर बराबर आ जाता है तो आप सभी को पता होगा कि वहाँ क्या होगा? तिर्यक गुणा हो जाता है। कौन सा गुणा होगा? तिर्यक। तो यहाँ पर 1 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में? 75 इंटू 16 हो जाएगा, और ये इंटू में है तो 100 उठ कर कहाँ जाएगा? बटे में आ जाएगा। तो बटे कितना होगा? 100। तो यहाँ पर आप इसको काट सकते हैं आसानी से। देखिए 25 से हम काटेंगे तो 25 को 100 होते हैं, और 25 तिया 75 होते हैं। अब 4 से हम इस 16 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 4 चुक 16। अब 4 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा? 4 3 12। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? 12 वर्ष। उसकी मानसिक आयु कितनी निकली? 12 वर्ष। तो इस हिसाब से, इस तरीके से आप यहाँ पर मानसिक आयु ज्ञात कर सकते हैं। बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? 12 वर्ष होगी। जिस हिसाब से मैंने आपको निकाल कर बताया है उसी हिसाब से आप मानसिक आयु, वास्तविक आयु, बुद्धिलब्धि की आयु, सब आयु आप इस हिसाब से निकाल सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, TAT का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? यहाँ पर TAT लिखा हुआ है। TAT का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? बौद्धिक क्षमता का है, अभिक्षमता का है, अभिवृद्धि का है, या फिर मूल्य का है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो TAT परीक्षण है ये किसके द्वारा दिया गया। तो इसका देखिए सबसे पहले तो मैं इसका अर्थ निकालते हैं। TAT का अर्थ क्या होता है? पहले इंग्लिश में हम इसका अर्थ जानेंगे। TAT का पूरा नाम होता है थैमेटिक अप्रप्शन टेस्ट। अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे? इसको हिंदी में कहेंगे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जो कि 1935 में दिया था। अब बात करते हैं किसने दिया था। तो याद रखिएगा ये मॉर्गन व मरे द्वारा दिया गया। मरे यदि इस विकल्प में आए तो आपको राइट कर देना है। मरे इंपॉर्टेंट है, मरे ज़्यादातर एग्जाम में यानी कि विकल्प में दिया जाता है। तो मॉर्गन व मरे दोनों ने ही प्रतिपादित किया था प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। कब किया था? 1935 में। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न में क्या पूछा गया है? TAT का उद्देश्य निम्न में से किसका मापन है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ये अभिक्षमता का मापन है। किसका है? अभिक्षमता का। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए इसके बारे में कुछ और आपको जानकारी दे देते हैं। यहाँ पर देखिए इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं, फिर भी हम TAT परीक्षण के बारे में आपको बता देते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर देखिए इन कार्डों की संख्या पूछी जाती है कि TAT की जो कार्ड की संख्या है वो कितनी होती है। तो याद रखिएगा 31 होती है। कितनी होती है? 31। इसमें 31 कौन कौन सी होती है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो 10 कार्ड होते हैं उसमें महिलाओं के चित्र बने होते हैं। किसके? महिलाओं के। बाकी के जो 10 कार्ड होते हैं इसमें पुरुषों के चित्र बने होते हैं, और बाकी के जो 10 कार्ड होते हैं उसमें पुरुष और महिला दोनों के चित्र बने होते हैं। बाकी जो बचा एक कार्ड, वो एक कार्ड क्या होता है? ब्लैंक होता है, खाली होता है। तो याद रखिएगा TAT में यदि पूछे तो टोटल कार्डों की संख्या होती है 31, जिसमें 10 महिलाओं के चित्र बने होते हैं, 10 पुरुषों के चित्र बने होते हैं, और 10 पुरुष और महिला दोनों के चित्र बने होते हैं। और बचा जो एक कार्ड है वो कैसा होता है? ब्लैंक होता है। और इस TAT परीक्षण में बालकों को चित्र दिखाकर कहानी या कविता लिखने को कहा जाता है। किसमें? TAT परीक्षण में। अब बात करते हैं कि इसमें अधिकतर कितने कार्ड का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा एक बच्चे या फिर एक व्यक्ति पर अधिकतर 20 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। कितने कार्डों का? 20 कार्डों का। और यह परीक्षण 14 वर्ष से अधिक आयु के बालक या फिर बालिकाओं के लिए होता है। याद रखिएगा यदि पूछे कि TAT परीक्षण कितने वर्ष तक के बालकों के लिए होता है या फिर बालिकाओं के लिए होता है, तो ये 14 वर्ष से अधिक आयु के बालक बालिकाओं के लिए होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे TAT परीक्षण से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी आपको एक ही प्रश्न में हमने बता दिए हैं। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। किसका करता है? व्यक्तित्व का करता है, पढ़ने की दक्षता का करता है, बुद्धि का करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बुद्धि का। याद रखिएगा स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है
गोलमेन निम्न में से किससे संबंधित है? गोलमेन के बारे में पूछा गया है सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से या फिर सामान्य बुद्धि से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा संवेगात्मक बुद्धि का। याद रखिएगा गोलमेन किससे संबंधित है? ये संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। इन्होंने ही संवेगात्मक बुद्धि का सूत्र दिया था। कौन सा दिया था? संवेगात्मक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ये संवेगात्मक बुद्धि का सूत्र है जो कि गोलमेन द्वारा दिया गया। यदि प्रश्न में पूछे कि संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने और कब किया, तो ये गोलमेन ने नहीं किया है। याद रखिएगा यदि प्रश्न में पूछे संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है और कब किया है, तो वहाँ पर गोलमेन नहीं आएंगे। तो वहाँ पर कौन आएंगे उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1990 में किया गया था। कब किया गया था? 1990 में। किसने किया था उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अमेरिकन प्रोफेसर डॉक्टर जॉन मेयर तथा पीटर सेलावे ने किया था। याद रखिएगा सर्वप्रथम प्रयोग 1990 ईस्वी में अमेरिकन प्रोफेसर डॉक्टर जॉन मेयर तथा पीटर सेलावे ने किया था। तो याद रखिएगा ये गोलमेन ने नहीं किया था। अब बात करते हैं कि गोलमेन का नाम यहाँ पर संवेगात्मक बुद्धि से क्यों आ रहा है या फिर संवेगात्मक बुद्धि गोलमेन से संबंधित क्यों है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यदि प्रश्न में पूछे कि संवेगात्मक बुद्धि चर्चित रही उसका श्रेय किसको जाता है, तो उसका श्रेय गोलमेन को जाता है, क्योंकि गोलमेन के द्वारा ही जो संवेगात्मक बुद्धि है वो काफ़ी चर्चित रही है। इनकी पुस्तक इन्होंने 1995 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है संवेगात्मक बुद्धि या फिर बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों। ये प्रकाशित की थी इन्होंने। पुस्तक कब की थी? 1995 में। तो ये ध्यान आपको रखना है कि इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग नहीं किया था। सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर जॉन मेयर तथा जॉन पीटर सेलावे ने किया था। इन्होंने इसको आगे बढ़ाया था, किसको? संवेगात्मक बुद्धि को, जो कि काफ़ी चर्चा में रही थी। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घटक गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल के विषय वस्तु का नहीं? यहाँ पर देखिए विषय वस्तु के बारे में पूछा गया। आपको मैंने 3 प्रकार बताए थे, जो कि जहाँ तक मुझे लगता है आपको पता होगा। तीनों प्रकार कौन कौन से बताए थे, आपको यदि नहीं पता तो एक बार फिर बता देता हूँ। सक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन, ये 3 प्रकार बताए, 3 भागों में बांटा है। और तीनों भागों में विषय वस्तु भी मैंने आपको बताई थी। कौन कितने भाग बताए थे विषय वस्तु के? देखिए मैंने वहाँ पर सक्रियता के आपको 5 भाग बताए थे, विषय वस्तु के 4 भाग बताए थे और उत्पादन के वहाँ पर मैंने आपको 6 भाग बताए। तो यहाँ पर आपको बताना है जो विषय वस्तु के जो 4 भाग है वो 4 भागों में कौन सा है? संज्ञान है, सांकेतिक है, शाब्दिक है या फिर ये सभी है। तो यदि आपने वो चारों भागों को ध्यान से सुना होगा तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर संज्ञान। संज्ञान विषय वस्तु का नहीं है या फिर विषय वस्तु का प्रकार नहीं है। सांकेतिक और शाब्दिक ये दोनों ही विषय वस्तु का प्रकार है। यहाँ पर अब बात करते हैं कि जब ये विषय वस्तु का प्रकार नहीं है या फिर विषय वस्तु के अंतर्गत नहीं आता है संज्ञान, तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो मैंने आपको बताया था कि ये सक्रियता के अंतर्गत आता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इन्होंने 5 भागों में बांटा है। मूल्यांकन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, स्मृति और संज्ञान। विषय वस्तु में मैंने आपको 4 भाग बताए थे, आकृति अंतर्वस्तु, प्रतिकारात्मक अंतर्वस्तु, शाब्दिक अंतर्वस्तु और व्यवहारिक अंतर्वस्तु। उत्पादन में मैंने आपको 6 भाग बताए थे, इकाई, वर्ग, संबंध, पद्धतियाँ, रूपांतरण और आशय। ये 6 भाग मैंने आपको उत्पादन में बताए थे, जिसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इन सभी भागों को, इन सभी प्रकारों को आपको याद कर लेना है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। संवेगात्मक बुद्धि का तत्व कौन सा नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। आत्म अभिप्रेरणा, संबंधों को संचालित करना, उद्यमी सामर्थ्यता या फिर परानुभूति। तो राइट आंसर होगा उद्यमी सामर्थ्यता। याद रखिएगा उद्यमी सामर्थ्यता संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कुछ शब्दों के हेर फेर से ही यहाँ पर उत्तर चेंज हो जाता है। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया है, इसके बारे में पूछा गया है। ये फिर यूँ कह लीजिए कि बुद्धि लब्धि शब्द का विचार किसके द्वारा दिया गया है? बीने, रीड, टर्मन या फिर केटल। यहाँ पर प्रश्न में बुद्धि लब्धि के सूत्र के बारे में नहीं पूछा गया है, बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय के बारे में पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा हमारा टर्मन। बुद्धि लब्धि
शब्द का जो विचार या फिर जो संपत्ति विकसित किया है वो टर्मन ने किया है। यदि पूछा जाए बुद्धि लब्धि के सूत्र का निर्माण किसने किया है तो वो मैंने आपको बता दिया है कि विलियम स्टर्न और कुल्हेमान ने किया है। कब किया है? 1912 में। इन्होंने जो सूत्र दिया है बुद्धि लब्धि का वो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु है, इंटू 100 नहीं है। इंटू 100 किसके द्वारा दिया गया है? ये टर्मन के द्वारा दिया गया है। 1916 में इन्होंने सूत्र को संशोधित किया था, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो ये 4-5 प्रश्न आपको बता दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ शब्दों के हेरफेर से ही यहाँ पर उत्तर बदल जाते हैं, क्योंकि इनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड बीने ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने या फिर थ्रस्टन ने? तो राइट आंसर होगा स्पीयरमैन ने। याद रखिएगा, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो स्पीयरमैन द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि या फिर आईक्यू के बीच होगी? 50 से 60 के बीच होगी, 70 से 89 के बीच होगी, 90 से 109 के बीच होगी या फिर 110 से 129 के बीच होगी? यहाँ पर औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि के बारे में पूछा गया है। औसत बुद्धि वाले बालकों को सामान्य बुद्धि भी बोला जाता है या फिर सामान्य बुद्धि वाले बालक भी बोला जाता है। याद रखिएगा, यदि प्रश्न में सामान्य बुद्धि के बारे में पूछे या फिर औसत बुद्धि के बारे में पूछे, दोनों ही एक ही है। तो यहाँ पर औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर हमारा होगा 90 से 109। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? यहाँ पर आपको बताना है। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर 1904 क्यों लिखा हुआ है। यहाँ पर 1904 में उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, द्विकारक सिद्धांत। याद रखिएगा, द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत दोनों ही स्पीयरमैन द्वारा दिया गया है। द्विकारक सिद्धांत 1904 में दिया गया था, ये याद आपको रखना है। यहाँ पर पूछा गया है कि इनके अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है, तो वो जी कारक कहलाती है। क्या कहलाती है? वो जी कारक कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रतिदर्श सिद्धांत का हिस्सा है, समूह कारक सिद्धांत का हिस्सा है, स्पीयरमैन का सिद्धांत का हिस्सा है या फिर फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत का हिस्सा है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, जो संज्ञान है दोस्तों, ये फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड सिद्धांत का हिस्सा है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? अब बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। ये किसका सूत्र है? बुद्धि लब्धि का सूत्र है। तो यहाँ पर देखिए मानसिक आयु कितनी है बच्चे की? 10 वर्ष है, और वास्तविक आयु यहाँ पर कितनी लिखी हुई है? 8 है, और इंटू हम यहाँ पर 100 लगा देंगे। यहाँ पर देखिए मैं फिर से करके बता देता हूँ, 10 बटे 8 इंटू 100। यदि हम इस 100 को 8 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 12.5 बार कटेगा, और 12 इंटू 10 करेंगे तो कितना आएगा? 125। तो यहाँ पर उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 125 होगी। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि 125 होगी। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर कौन सा होगा? 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्धि है सामच्यों का एक समुच्चय है, एक अकेला और जाति विचार है, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है या फिर एक विशिष्ट योग्यता है? तो यहाँ पर बुद्धि क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर जो बुद्धि होगी दोस्तों वो सामच्यों का एक समुच्चय है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, गोलमैन, मेयर एवं साल्वे का नाम जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है? थोड़ी देर पहले ही मैंने इन तीनों के बारे में आपको बताया था। सावयविक बुद्धि के लिए जाने जाते हैं, आध्यात्मिक बुद्धि के लिए, बुद्धि परीक्षण के लिए या फिर व्यक्तित्व मापन के लिए। तो मैंने थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया था कि ये सावयविक बुद्धि के लिए जाने जाते हैं, गोलमैन, मेयर एवं साल्वे। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, डेनियल गोलमैन से संबंधित है। अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पर प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, लेकिन उनके चारों विकल्प आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। प्रश्नों में थोड़ा सा आपको हेरफेर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पूछा गया है, डेनियल गोलमैन संबंधित है सृजनात्मकता से, सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से या फिर उपरोक्त सभी से? तो अभी मैंने आपको बताया ये संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है गोलमैन। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है,
बुद्धि लब्धि संबंधी विभिन्नताओं में कौन सम्मिलित नहीं है? औसत बुद्धिमान, बुद्धिमान, कला एवं रुचि या फिर मंद बुद्धि। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, वैसे तो चारों विकल्पों को देखकर ही आप यहाँ पर सही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा कला एवं रुचि। बुद्धि लब्धि संबंधी विभिन्नताओं में कला एवं रुचि सम्मिलित नहीं है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? इंपॉर्टेंट है, जैसे देखिए मैंने इसके बारे में आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? डेनियल गोलमैन को जाता है, जॉन डीवी मेयर को जाता है, पीटर को जाता है या फिर सेलावे को जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? गोलमैन। मैंने आपको बताया था कि लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाएगा? डेनियल गोलमैन को जाता है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर कौन सा होगा? पहला वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किन मनोवैज्ञानिकों ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया है? यहाँ पर कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया है? हावर्ड गार्डनर, डेनियल गोलमैन, जॉन डी मेयर व पीटर साल्वे या फिर ये सभी? तो यहाँ पर देखिए गार्डनर, डेनियल गोलमैन और जॉन डीवी मेयर व पीटर साल्वे, इन सभी ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर ये सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, परिवार बच्चों को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है? औपचारिक रूप से देता है, अनौपचारिक रूप से देता है, जानबूझकर देता है या फिर नियमित रूप से देता है? यहाँ पर परिवार के बारे में पूछा गया है कि परिवार बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा देता है। तो याद रखिएगा, परिवार बच्चों को अनौपचारिक रूप से शिक्षा देता है, ना कि औपचारिक रूप से। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर बी वाला होगा। चलिए आखिरी प्रश्न है हमारा यहाँ पर, किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता कहलाती है? क्या कहलाती है? बौद्धिक क्षमता, आध्यात्मिक क्षमता, अभिक्षमता या फिर सावेगिक बुद्धि? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सावेगिक बुद्धि। याद रखिएगा, किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता सावेगिक बुद्धि कहलाती है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर फोर्थ वाला होगा। तो यहीं पर हमारे जो बुद्धि के 30 प्रश्न थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जहाँ पर आपको कक्षा 6 से लगाकर 12वीं तक सभी NCERT बुक के समाधान मिलेगा। यदि आपको इन सभी NCERT बुक का समाधान चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, तो आप हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके जाइएगा। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।